नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। इस बार अबू धाबी ग्रां प्री में 2023 फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंतिम मुकाबले में पोल से फिनिश तक दबदबा बनाते हुए यह वर्स्टापेन की शानदार उन्नति की 9वीं जीत है। उसके पीछे फेरारी के चार्ल्स लेक्लेर्क थे, 17.9 सेकंड के अंतर से पीछे रहे, जबकि मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने पोडियम की तीसरी जगह हासिल की। दूसरी जगह के लिए एक रोमांचक टकराव टीमों के स्थानांतरण में खुला, जहां मर्सिडीज ने बारीकी से फेरारी को पीछे छोड़ दिया। रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने 9वें स्थान से चौथे स्थान तक उभरते हुए यहां तक कि उनके प्रयासों ने अनजाने में फेरारी को चैंपियनशिप की दूसरी जगह से वंचित कर दिया। शुरू से अंत तक एक रोचक रेस, जिसमें पहिया की टक्करें, दंड और कुछ दुर्घटनाएं शामिल थीं। हालांकि हाहाकार में वर्स्टापेन ने अपनी जगह बनाए रखी, 2023 सीजन के अपने पूर्ण विजय का प्रदर्शन करते हुए। काफी रेस थी ना? हे सभी, आपके साथ मोटर स्पोर्ट की दुनिया में आपका विश्वसनीय मार्गदर्शक एंजो है और आपकी सेवा में आपका स्थानीय विश्लेषक विलियम। याद रखें, हम हर दिन आपके साथ F1 के लिए जज्बा पर हैं। सदस्यता लें और फॉर्मूला वन की सभी नवीनतम जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अब चलिए पूरी गति से आगे बढ़े। तुम जानते हो, मैं इस मौसम में वर्स्टापेन की प्रमुखता के बारे में सोच रहा था। यह मुझे हाल ही में एक सहयोगी के साथ हुई बातचीत को याद दिलाता है। हम चर्चा कर रहे थे कि क्या हमने पहले कभी फॉर्मूला वन इतिहास में इस तरह का असंतुलित मौसम देखा है। वर्स्टापेन और रेड बुल की पूरी मास्टरी, एड्रियन न्यूवे द्वारा उपायुक्त डिजाइन, यह सब सुपरलेटिव्स का मौसम रहा है। हंसी आती है जब तुम ऐसा कहते हो। बस कुछ दिन पहले ही मैंने खुद को पुराने स्कूल फॉर्मूला वन प्रशंसकों के एक समूह के साथ एक ही बहस में पाया। हम पिछले मौसमों की यादें ताजगी से याद कर रहे थे। इस साल हमने जो प्रमुखता देखी है, उसके लिए तुलना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सच यही है, वर्स्टापेन का प्रदर्शन इस साल कुछ अलग ही रहा है। यह वास्तव में बताता है कि यह खेल इतना रोमांचकारी क्यों है, नहीं? उस मौसम के अंत के नाटक में थोड़ा और खोजते हुए मुझे लगता है कि दूसरे स्थान के लिए मर्सिडीज और फेरारी के बीच की टक्कर का उल्लेख करना योग्य है। यह मौसम का एक रोचक अंत था, नहीं? लेकिन लेक्लेर्क के साहसिक प्रयास के बावजूद मर्सिडीज के पास रसेल P3 पर और हैमिल्टन P9 पर फेरारी को रोकने के लिए पर्याप्त ही था। दौड़ में दूसरे स्थान के मान के लिए बहुत ही तनावपूर्ण प्रतियोगिता थी। वास्तव में यह था। यह टीमों और ड्राइवर्स की प्रतिस्पर्धात्मक भावना का प्रमाण है। वर्स्टापेन और रेड बुल की अधिकारिता के बावजूद हर एक अंक के लिए लड़ाई, यही वजह है कि फॉर्मूला वन इतना रोमांचकारी दृश्य है। बिल्कुल सही। हर एक अंक, हर एक स्थान के लिए लड़ाई, यही हमें अपनी सीट के किनारे पर बैठे रखता है। एक बात जो बहुत ध्यान खींचती है, वह है कि रसेल ने कैसे मर्सिडीज के लिए गर्व को बचा लिया, जब उन्होंने 2 दशकों में पहली बार एक ग्रां प्री जीतने में विफल रहे। ऐसा कुछ हमने लंबे समय से नहीं देखा है। बिल्कुल सही। रसेल ने वास्तव में बढ़िया प्रदर्शन किया। पेरेज की अप्रत्याशित गति के बावजूद उसने अपनी जगह बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। यह उससे प्रशंसनीय प्रयास था। यह एक ऐसा मौसम था जिसमें कई पहली बार हुए और कुछ चौंकाने वाले संघर्ष थे। लेकिन फॉर्मूला वन की प्रकृति ऐसी ही होती है। यह हमें गणना करने पर मजबूर रखती है, क्या नहीं? आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि रेस के दौरान सर्जियो पेरेज के प्रदर्शन को उल्लेखनीय करना चाहिए। ग्रिड पर P9 से शुरू करने के बावजूद उन्होंने अपना रास्ता तैयार करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि लैंडो नॉरिस के मैक्लारेन के साथ हुए व्हील बैंगिंग घटना ने उन्हें 5 सेकंड की सजा दी।
बिल्कुल सही। वह सजा उसे संग्रह स्थान पर रखने की कीमत चुका सकती थी। इसके बावजूद उसका मुकाबला अनजाने में स्थानांतरित कर दिया, जिससे फेरारी को फॉर्मूला 1 विश्व निर्माता चैंपियनशिप में दूसरी जगह खोनी पड़ी। और नॉरिस की बात करते हुए उन्होंने और उनके सहकर्मी ओस्कर पियास्ट्री ने पुनः संग्रह स्थान पर P5 और P6 की स्थानांतरित प्राप्त की। मुझे लगता है कि यह कहना उचित होगा कि उन्हें रेस से थोड़ा और उम्मीद थी। बिल्कुल सही। लेकिन हमें पियास्ट्री की प्रशंसा करनी चाहिए। एक नवागंतुक के रूप में उन्होंने खुद को हर युद्ध में पाया, जो उनके फॉर्मूला 1 करियर की एक मजबूत शुरुआत थी। बिल्कुल सही। रेस में कठिन युद्धों से भरी थी। उदाहरण के लिए फर्नांडो अलोंसो ने लुइस हैमिल्टन के साथ टक्कर ली, और यूकी त्सुनोडा थे जिन्होंने अपने सीजन को उच्च स्तर पर समाप्त किया, संभावित रूप से अपने सीजन के सबसे अच्छे हफ्ते के साथ P8 पर समाप्त हुए। हाँ, यह रेस वास्तव में एक रोमांचकारी दृश्य थी। यह उल्लेखनीय है कि हैमिल्टन की 9वें स्थान पर समाप्ति ने मर्सिडीज को फेरारी के सामने उनकी स्थिति सुनिश्चित की। इसलिए परेशानियों के मुख्यालय में भी हर अंक मायने रखता है। यह उल्लेखनीय है कि रेस के प्रारंभिक चरण और रणनीतिक टायर बदलाव ने इसके नतीजे पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। 10 लैप के बाद हमारे पास वेरस्टापेन अग्रणी थे, जिन्हें लिक्लेक और नॉरिस ने करीब से फॉलो किया। रसेल और पियास्ट्री के बीच P4 के लिए एक रोमांचकारी मिनी ड्रामा था, जो एक बार फिर से साबित करता है कि यास मरीना सर्किट पर ओवरटेकिंग कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। बिल्कुल सही। दोनों के बीच युद्ध तीव्र था। रसेल ने 11वें लैप पर पियास्ट्री को पीछे छोड़ दिया, और उसी समय हमने देखा कि पेरेज ने P8 के लिए गास्ली पर अपनी चाल बदली। वास्तव में, और यह लंबे समय तक नहीं लगा जब अलोंसो ने P13 पर एक ताजगी सेट के हार्ड टायर्स के लिए पिट करने का फैसला किया, जो प्रत्याशित से पहले ही हुआ। इससे मोमेंटम की विपरीत दिशा में बदलाव हुआ। जल्द ही पियास्ट्री ने पिट किया और अलोंसो के सामने ही निकल आया। इसने रूकी पर दबाव डाला, जिसे फिर सबसे अधिक अनुभवी ड्राइवर से बचना पड़ा। यह एक रोमांचकारी घटनाओं का एक रोमांचकारी सिर्जना था। इसी बीच हैमिल्टन ने P8 के लिए गास्ली पर दबाव डाला। यह एक तीव्रता से लड़ी गई द्वंद्व थी, जिसका परिणामस्वरूप हैमिल्टन ने गास्ली को छू लिया। लैप 17 पर 2 सेकंड की अगुवाई से वेरस्टापेन ने पिट करने का फैसला किया और P7 में फिर से शामिल हुए। लेक्लेक ने अगले लैप में उसकी पीछे रेड बुल के पीछे स्थान लिया। इससे हमें साइंस के एक छोटे से समय का नेतृत्व मिला, और फिर त्सुनोडा। बहुत रोमांचक है। हालांकि पिट स्टॉप के बाद वेरस्टापेन ही नेतृत्व में आए 5 सेकंड के अंतर से, लेकिन फील्ड के बाकी हिस्से में अभी भी कुछ दिलचस्प खेल हो रहे थे। अलोंसो की अल्पाइन टीम ने अपनी कारों को बदल लिया था, जिससे गास्ली को नाराजगी हुई, क्योंकि उनके साथी ओकॉन से पहले शुरू हुआ था। हाँ, यह गास्ली के साथ ठीक नहीं बैठी रणनीति थी। समग्र रूप से इस दौरान हर मनूवर, हर फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। यह रणनीतियों और ड्राइविंग कौशल की एक रोमांचक दृश्यविहीनता थी, जिससे यह एक यादगार रेस बन गई। रेस तेजी के साथ जारी रही, जब लैप तीसरे में वेरस्टापेन ने लेक्लेक के मुकाबले 6.4 सेकंड की मजबूत अगुवाई सुनिश्चित की। इसी बीच रसेल ने 2.1 सेकंड के अंतर से दबाव बनाए रखा। इस बिंदु पर ऐसा लग रहा था कि यह एक गतिमान है, जहां शीर्ष 10 में कोई भी DRS दायरे के अंदर नहीं था। हाँ, ऐसा गतिमान वाकई ड्राइवर्स के लिए सहनशीलता का एक असली परीक्षण हो सकता है, ना? बिल्कुल सही। यह न केवल शारीरिक सहनशीलता का परीक्षण है, बल्कि मानसिक साहस भी। और सहनशीलता की बात करते हुए स्ट्रोल ने इस बिंदु के चारों ओर सबसे तेज लैप सेट किया। क्या वह गतिमान बना रहा, या क्या रेस की गतिविधियां समाप्ति की ओर बढ़ते हुए बदल गईं? ठीक है, नॉरिस ने रसेल को अंडरकट करने के लिए पिट में जाने का फैसला किया,
जिसके बाद रसेल ने एक लैप बाद रुकने का जवाब दिया। हालांकि रसेल ने मैक्लारेन के सामने रहने में कामयाबी हासिल की। फिर हमने देखा कि हैमिल्टन ने अलोंसो को आसानी से पीछे छोड़ दिया, जिसकी गाड़ी की गति में संदेहास्पदता थी। यह दिलचस्प है। अलोंसो ने उसके परिणाम पर कैसे प्रतिक्रिया दी? अलोंसो, जो अनुभवी ड्राइवर हैं, इसे स्वीकारने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने विशाल अनुभव का सहारा लिया और हैमिल्टन को फिर से पीछे छोड़ दिया। यह अलोंसो का एक सूक्ष्म लेकिन क्लासिक मूव था। और पेरेस की कैसी थी उस समय की प्रगति? पेरेस का धांसू प्रदर्शन था। वह वेरस्टापेन के लैप टाइम के साथ मिल रहा था और खुद को ताजगी वाले टायर्स के साथ रोमांचक फिनाले के लिए तैयार कर रहा था। उसने 84वें लैप पर पिट स्टॉप किया और फिर वेरस्टापेन भी उसके पीछे आए। इन पिट स्टॉप के बाद फील्ड कैसा दिख रहा था? वेरस्टापेन ने लेक्लेर्क के सामने 5 सेकंड की अग्रता बनाए रखी। इसी बीच पेरेज नॉरिस के पास 1.5 सेकंड के फर्क से करीब आ रहे थे। इस समय पर P6 और P8 में स्थित सुनोडा और साइंज एक दूसरे पिट स्टॉप नहीं कर चुके थे, जो कि शीर्ष 10 में से एकमात्र थे। जब रेस जारी रही, वेरस्टापेन एक तेजी से दौड़ रख रहे थे और सबसे तेज लैप भी रजिस्टर कर रहे थे। इसी बीच पेरेज जल्दी से नॉरिस के DRS रेंज में पहुंच रहे थे। हाँ, सही है, लेकिन मुझे याद है कि एक बार उन दोनों के बीच में थोड़ी टक्कर हुई थी, क्या नहीं? हाँ, ऐसा हुआ था। पेरेज ने 24वें लैप पर नॉरिस के साथ संपर्क किया था। हालांकि उन्होंने एक लैप बाद नॉरिस को पीछे छोड़ दिया, लेकिन स्टुअर्ट्स खुश नहीं थे और पेरेज को 5 सेकंड की सजा सुनाई गई। यह कठोर लेकिन निष्पक्ष निर्णय था, मान लें। इससे आगे की स्थितियों पर कैसा असर पड़ा? ठीक है, 50वें लैप तक वेरस्टापेन के पास लेक्लेर्क के मुकाबले लगभग 10 सेकंड की आरामदायक पहली जगह थी। पेरेज ने 55वें लैप पर रसेल को पीछे छोड़ दिया और अब वह P4 में था। यह उल्लेखनीय है कि इस दौरान सुनोडा P7 में था। उन्होंने फैसला किया कि केवल एक बार ही रुकेंगे, लेकिन उनके पीछे अलोंसो थे जो उनके पास तेजी से आ रहे थे। और साइंज के बारे में क्या? उनकी काफी दिलचस्प रणनीति थी, क्या नहीं? वास्तव में उन्होंने 56वें लैप पर पिट स्टॉप किया था, लेकिन उन्हें वह सुरक्षा कार की स्थिति नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, जिसके कारण उन्हें P15 तक गिरना पड़ा। लेक्लेर्क ने पेरेज को मदद करने के लिए प्रयास किया था ताकि मर्सिडीज को पीछे छोड़ सकें, लेकिन यह पूरी तरह से योजना के अनुसार काम नहीं आया। यह बहुत ही दुखद है। तो दौड़ के अंत की ओर चीजें कैसी दिख रही थीं? वेरस्टापेन निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण थे। उन्होंने फिर से सबसे तेज लैप का समय बनाया, अपने प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटाई। स्पष्ट था कि उनका कोई इरादा नहीं था कि वे मौसम के अंतिम लैप में आराम से ले लें। उनका इस साल का प्रदर्शन कुछ कमाल के समान था। अब पेरेज वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही दिलचस्प मौसम बिताया है। क्वालिफाइंग में P9 से शुरू करके उन्होंने अपनी रास्ता लड़ाकर F1 टाइटल रेस में रनरअप बनाया, जो रेड बुल के लिए पहली बार है। टीम निश्चित रूप से उम्मीद करती है कि वह इस दौड़ में भी P2 सुरक्षित करेंगे, 1 और 1-2 फिनिश का लक्ष्य रखते हुए। लेक्लेर्क के बारे में क्या कहें? उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा, नहीं? बिल्कुल, और उन्होंने पूरे मौसम में दिखाया है कि वह इस चुनौती के लिए तैयार हैं। फेरारी केवल कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप में P2 के लिए मर्सिडीज के साथ 4 अंक पीछे हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। उनके सहयोगी साइंज ग्रिड पर P16 से भी कड़ी मेहनत करेंगे। मैंने कभी उस दृष्टिकोण से इसके बारे में सोचा नहीं था। यह सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन के बारे में ही नहीं है, बल्कि टीम की समग्र प्रदर्शन के बारे में भी है। यह बहुत अच्छा तरीका है। इस बीच मर्सिडीज वर्तमान में काफी रहस्यमय है। यह अबू धाबी में पहुंचने वाली कार क्या होगी,
क्या वह नॉट सो शिट कार होगी या बहुत ही शिट कार होगी, यह किसी के भी अनुमान पर छोड़ दिया जाता है। हैमिल्टन के लिए यह एक काफी कठिन मौसम रहा है, जो एक निराशाजनक शनिवार के बाद P11 से चढ़ने का काम करेंगे। इस रेस में जॉर्ज रसेल के बारे में आपकी क्या राय है? रसेल ने दिखाया है कि वह जो कुछ भी है उसका सबसे अधिक उपयोग कर सकता है। कार के प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने शनिवार को P4 सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की। हम निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं कि वह पोडियम का लक्ष्य रखेंगे, लेकिन यह सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि आज ग्रिड पर कौन सी मर्सिडीज W14 प्रकट होती है, नॉट सो शिट कार या बहुत ही शिट कार। मैक्लारेन टीम के संबंध में निश्चित रूप से बहुत कुछ देखने के लिए है। Piastri ने बड़ी संभावना दिखाई है अपने सहयोगी नॉरिस को आउट क्वालिफाई करके ग्रिड पर तीसरे स्थान को सुरक्षित किया है। पोडियम पर मैक्लारेन नारंगी को देखने की संभावना काफी रोमांचकारी है, नहीं लगता है? बिल्कुल, उनका प्रदर्शन मौसम के बादी भाग में वास्तव में प्रभावशाली रहा है। मुझे कहना होगा, मैं खुश हो जाऊंगा उन्हें उनके पावर यूनिट आपूर्तिकर्ताओं को पीछे छोड़ते हुए देखकर। यह बहुत ही अचानकी होगी। वास्तव में अब मध्यम ग्रुप में देखने के लिए कुछ और रोचक संयोजन हैं। फर्नांडो अलोंसो और युकी त्सुनोडा उदाहरण के लिए, और P8 में निको हुल्केनबर्ग एक अप्रत्याशित स्थान है, हास को आदेश में एक संभावित गिरावट के लिए तैयार करते हुए। मैं उसे विचार नहीं किया था। यह निश्चित रूप से देखने में दिलचस्प होगा कि वे दौड़ कैसे नेविगेट करते हैं। बिल्कुल, पेरेज, हैमिल्टन और साइंज के लिए यह दौड़ भी महत्वपूर्ण है। उन सभी को अपनी अपनी टीम के लिए एक सकारात्मक परिणाम की आवश्यकता है, और हम केविन मैग्नुसन और डेनियल रिकियार्डो जैसे खिलाड़ियों को भी भूल नहीं सकते। अच्छा तथ्य, इतने सारे ड्राइवर्स के लिए इतना कुछ खतरे में है। यह वास्तव में खेल की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति को प्रकट करता है। बिल्कुल, और जब हम अबू धाबी ग्रांड प्री के साथ सीजन को समाप्त करते हैं तो यह ध्यान देने योग्य है कि यह बहुत सारे लोगों के लिए क्रंच टाइम है। इसमें लोगन सार्जेंट भी शामिल हैं। यह उनकी अंतिम ग्रांड प्री हो सकती है। यह दौड़ निश्चित रूप से सिर्फ एक प्रतियोगिता से अधिक है। यह हम सीजन भर तकिए की मेहनत, रणनीति और अनकही कहानियों के संग्रह का परिणाम है, जिन्हें हमने पूरे सीजन में ताकते रहे हैं। बिल्कुल, जब हम अंतिम दौड़े की ओर बढ़ रहे हैं तो कहना मुश्किल है कि हम 5.281 किलोमीटर यास मरीना सर्किट पर कौन से घुमाव और मोड़ देखेंगे। चाहे जो भी हो, यह FIA फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के बावर्ची 10वें दौर का एक रोमांचक अंत होगा। हमने व्यक्तिगत ड्राइवर्स के बारे में बात की है, लेकिन आइए अबू धाबी ग्रांड प्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करें। यह दौड़ की 15वीं संस्करण होगी और यास मरीना के ट्रैक पर बायां घुमावदार द्वारा आयोजित होने वाली 12वीं सीजन समाप्ति आयोजन होगी। वास्तव में इस ट्रैक ने कई यादगार पल देखे हैं। यकीनन, यहाँ केवल 3 वर्तमान ड्राइवर्स ने जीत हासिल की है, जिसमें लुइस हैमिल्टन सबसे सफल हैं, जिन्होंने 5 जीत दर्ज की हैं। वेरस्टापेन का यहाँ भी काफी रिकॉर्ड है ना? बिल्कुल, उन्होंने तीनों सीजनों में सीधे जीत हासिल की है। लेकिन ध्यान देने योग्य है कि केवल एक बार विजेता ने फ्रंट रो पर शुरुआत नहीं की थी, वह थे किमी रायक्कोन द्वारा 2012 में। यह काफी रोचक तथ्य है। यह दिखाता है कि शुरुआती स्थान दौड़ के परिणाम पर कितना प्रभाव डाल सकता है। सच्ची बात है। और रिकॉर्ड की बात करते हुए, वेरस्टापेन ने अब तक के इस सीजन में बेहद आश्चर्यजनक 21 में से 18 रेस जीती हैं। उनके पास 183 शुरुआतों से 53 जीतें भी हैं, जिससे उन्हें सभी समय की सूची में सेबास्टियन वेटल के साथ तीसरा स्थान प्राप्त होता है। यह वास्तव में अद्वितीय है।
वेरस्टापेन ने निश्चित रूप से फॉर्मूला 1 के इतिहास में अपनी पहचान बना ली है। वास्तव में इस सीजन में 6 टीमें और 11 ड्राइवर्स ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है, इसलिए हम निश्चित रूप से इस साल के चैंपियनशिप के आखिरी मोमेंट की रोमांचक उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, यह देखने में एक रोमांचक रेस होगी। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि यह कैसे बीतेगी। वेरस्टापेन की इस सीजन में प्राप्तियां बहुत ही असाधारण रही हैं। उनकी जीत लास वेगास में ने उन्हें एक सीजन में एक ही देश में 3 रेस जीतने वाले पहले ड्राइवर बना दिया और उन्हें यह सीजन समाप्त करने के लिए पूर्व रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद है, जिसमें 57 छोरों का सत्यापन किया गया है, जो जिम क्लार्क ने 1963 में स्थापित किया था। यह सचमुच बहुत प्रभावशाली है। यह उनके और रेड बुल के लिए एक अद्वितीय सीजन रहा है। वास्तव में वेरस्टापेन और रेड बुल दोनों ही पहले ही चैंपियनशिप जीत चुके हैं। वेरस्टापेन ने अपना तीसरा खिताब हासिल कर लिया है, जबकि रेड बुल ने अपना छठा खिताब सुनिश्चित कर लिया है। और सर्जियो पेरेज के कारण उन्हें ड्राइवर्स की स्टैंडिंग में पहले और दूसरे स्थान की गारंटी भी है। यह पहली बार हो रहा है। यह उनके लिए काफी एक सीजन रहा है। हालांकि ध्यान देने योग्य है कि हैमिल्टन, जो कुल में तीसरे स्थान की गारंटी प्राप्त कर चुके हैं, दूसरी लगातार सीजन में जीत के बिना हैं। सत्य है। लेकिन चलिए हम वेरस्टापेन के टीममेट पेरेज के सामरिक में अग्रणी होने को नजरअंदाज न करें। वेरस्टापेन द्वारा 276 पॉइंट्स की अंतर्दृष्टि है। यह अंतर पेरेज द्वारा अर्जित किए गए पॉइंट्स से भी अधिक है। यह काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है। यह इस सीजन में वेरस्टापेन की प्रमुखता के बारे में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल सही। वह रिकॉर्ड मार्जिन के साथ सीजन को समाप्त करने के लिए तैयार है, साथ ही एक रिकॉर्ड हॉल भी है। हमें याद रखना चाहिए कि वर्षों के साथ स्कोरिंग सिस्टम में परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यह फिर भी एक बड़ी उपलब्धि है। विलियम, चलिए इंटरनेट पर जाकर देखते हैं कि लोग इस विषय पर क्या कह रहे हैं। यह बहुत शानदार विचार है। यहाँ एक उद्धरण है। एस बॉम्बिक ने कहा है, उद्धरण, मर्सिडीज ने 2011 से पहले की पहली जीतहीन सीजन दर्ज की है। उद्धरण समाप्त। ओह, यह थोड़ा दर्दनाक है, नहीं है ना? प्रतिक्रियाएं क्या हैं? वेल फ्रॉस्टी टिल ने भी अपनी राय दी है। उद्धरण, और उनके 2 ग्राहकों से कम पोडियम, जिसमें से एक सीजन के बीच में ही आया था। ऐसा लगता है कि 2024 मर्सिडीज के लिए महत्वपूर्ण होगा। उद्धरण समाप्त। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। वुल्पेस वुल्पिक्स टिप्पणी करते हैं, उद्धरण, फिर भी निर्माताओं में उन दोनों से आगे समाप्त होना काफी प्रभावशाली है। उद्धरण समाप्त। दिलचस्प बातें हैं। कुछ और है क्या? हाँ, रिकी बॉबी और ड्रेडवोल्फ 3 के बीच एक थ्रेड है। बॉबी शुरू करते हैं और कहते हैं, उद्धरण, हंसी आती है, लोग कैसे खराब मर्सिडीज के बारे में बात करते रहते हैं, जबकि उन्हें यह समझना चाहिए कि यह हर हफ्ते सीजन भर में दूसरे तीसरे सबसे तेज कार के लिए लड़ रही थी। उद्धरण समाप्त। और ड्रेडवोल्फ 3 इस पर क्या कहते हैं? ड्रेडवोल्फ 3 का जवाब है, उद्धरण, नहीं। जॉर्ज भी आमतौर पर तेज था। उसने स्टूपिड गलतियों में कई अंक बर्बाद कर दिए और कई बार बदकिस्मती भी थी। इस सीजन में उसकी समस्याओं में से तेजी सबसे कम थी। उद्धरण समाप्त। फावा वायर फिर आते हैं और एक और गहराई से टिप्पणी करते हैं, उद्धरण, ब्राजील द्वारा 2020 में आपको यह माफ कर दिया जाएगा कि आप सोचें कि जॉर्ज पहले से ही पूरी तरह से बन गया है और उसे लुइस को हराना आसान हो जाना चाहिए। लेकिन यह वास्तव में यह कम समझना है कि लुइस को एक मल्टी वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियन बनाने की वजह क्या है। सिंगापुर द्वारा 2030 ने यह बताया, जॉर्ज को दबाव के तहत गलतियों से बचने पर काम करना होगा। फिर वह मर्सिडीज की वास्तविक भविष्य होगा जो उसे चाहिए। हम देखेंगे कि 2024 क्या लाता है। उद्धरण समाप्त।
वाह, यह वाकई विचार करने के लिए बहुत कुछ है, क्या नहीं? अच्छा महिलाओं और सभी साथियों, यह हमें एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड के अंत तक पहुंचा देता है। F1 के लिए जज्बा का। हमने इस सीजन में वर्स्टापेन और रेड बुल की आश्चर्यजनक उपलब्धियों पर चर्चा करके बहुत मजा किया है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ इस समय को साझा करने में शामिल हुए। हमारे पॉडकास्ट की सदस्यता लें और अपनी सूचनाएं सक्रिय करें ताकि आप कोई भी एपिसोड न छुएं। हम हर एक आपकी कदर करते हैं। कृपया हमारे पॉडकास्ट को अपने साथी फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ साझा करें, चाहे वह सोशल मीडिया पर हो या एक मित्रवत पॉइंट पर दोस्ताना चर्चा के दौरान। हे ठीक है। और याद रखिए, हम आपके साथ हर एक दिन हैं। आपको फॉर्मूला 1 की नवीनतम और सर्वोत्तम खबरें, ट्रिविया और जीवंत चर्चा प्रदान करते हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प विषयों की तैयारी है, इसलिए लोगों अपनी आंखें खोलें और कान खड़े करे रखें। हाँ, फिर से हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ संपर्क में रहें, हमें एक टिप्पणी छोड़े और चर्चा जारी रखें। और लोगों, सोने का नियम न भूलें, मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है। अगली बार तक सभी को धन्यवाद और अलविदा। चीरियो।